Hi, good morning. This is Sakshi. Today is 10th April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start reading. So, the first article that we see here is another development regarding US government's reciprocal tariff policy that is trending nowadays. So, what has US president done is that he has announced a pause of 90 days for the increased tariffs. मतलब जो भी इंक्रीज टैरिफ्स लगाए गए थे टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, दे विल बी ऑन पॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। पर उन्होंने एक और चीज़ करी है कि चाइनीज़ गुड्स जो है उस पर 125% का टैरिफ लगा दिया, मतलब टैरिफ बढ़ाए ही जा रहे हैं चाइनीज़ गुड्स पे। तो एक तरह से यूएस और चाइना के बीच में हमें ये ट्रेड के थ्रू कोल्ड वॉर होता दिख रहा है। दोनों एक दूसरे पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। चाइना भी शांत बैठने वालों में से नहीं है, उसने भी 84% का टैरिफ लगा दिया है यूएस के इंपोर्ट्स में। तो हाँ, ये एक डेवलपमेंट है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो रेपो रेट है वो आरबीआई ने 0.25% से कम कर दिया है, मतलब कि अभी जो है 6% है इंडिया का रेपो रेट। अगर आपको याद हो तो 6-7 महीने पहले इंडिया का रेपो रेट 6.5% था। 6-7 महीने पहले नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से 6.5% था। फिर आरबीआई ने इसे 6.25% कर दिया और अब फाइनली ये 6% पर पहुंच चुका है। तो हाँ, ये हमें दिख रहा है। इस पर क्लैट में ज़रूर ही पैसेज आ सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग में दे दे आपको। इंग्लिश में तो नहीं देगा, क्रिटिकल रीजनिंग में ही देगा, अगर देना भी होगा तो उसमें ये बता देगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया है, अभी 6% कर दिया है। फिर आपको बताएगा कि किस सिचुएशन में रेपो रेट कम किया जाता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अगर आप अपने पहले से ही क्लियर कर लें तो बहुत बेटर है। बट जिसने इकोनॉमिक्स लिया होगा 11-12 में, उनके लिए ये चीज़ बहुत क्लियर होगी। हाँ, तो उसके अलावा ये चीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो है कि इंडिया जो कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी देता था बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स के लिए, उसे एंड कर दिया है इंडिया ने। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी आखिर होती क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश है, तो ओके आई एम सॉरी, तो बांग्लादेश है। अगर बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करना है तो बीच में इट्स बांग्लादेश से अगर हमें एक्सपोर्ट करना है भूटान और नेपाल के लिए, तो वो बीच में इंडिया में जो गुड्स हैं वो पहले एक इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन में, मतलब किसी ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन पे आ जाएंगे और फिर उस डेस्टिनेशन से पोर्ट्स या फिर एयरपोर्ट के थ्रू वो अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जो कि बांग्लादेश के केस में फ़ाइनल डेस्टिनेशन है नेपाल और भूटान। और ये जो इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन है, यानी जो भी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है, वो इंडिया प्रोवाइड करता था। शिपमेंट का मतलब हमें पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ट्रांसशिपमेंट मतलब बीच में कहीं इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन में पहुंचना, फाइनल पे ना पहुंचना। तो इससे 2020 में हमने ये फैसिलिटी दी थी बांग्लादेश को, तो अभी हमने 2025 में इसे बंद कर दिया है। इसके पीछे का रीज़न था कि हमें खुद के एक्सपोर्ट्स में लॉजिस्टिकल डिलेज देखने को मिल रहे थे और हमारे लिए कॉस्ट जो है ना वो हायर हो गए थे, मतलब एक हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे। हम लोग खुद का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे हमें खुद के काम में जो है दिक्कत देखने को मिल रही थी। इसलिए हमने ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है वो बांग्लादेश से वापस ले लिया। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ भी ख़राब इंटेंशन है या कुछ, क्योंकि ऐसा क्लियर बताया है इंडिया ने कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो है वो ट्रेड डिसरप्ट हो जाए ये नेपाल और भूटान के साथ। नहीं, ये हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा बस बेसिकली ये पॉइंट है कि हमें खुद के एक्सपोर्ट्स में दिक्कत आ रही है, इसलिए ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है हम लोग बंद कर रहे हैं। ओके, हेयर वी ऑलरेडी नो कि तमिलनाडु में जो है वो एक एंटी नीट बिल लाया गया है। वहाँ की सरकार चाहती है कि नीट से जो है ना वो तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए, एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो बस उसी चीज़ से रिलेटेड है, बताया गया है कि हो सकता है कि तमिलनाडु जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाए इस केस के सिलसिले में। बाकी स्टेट्स पेज पे एज़ यूजुअल कुछ उतना इम्पॉर्टेंट था नहीं। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने 63,000 करोड़ का डील जो है वो फाइनल किया है, अप्रूव कर दिया है। किस चीज़ के लिए? राफेल एम जेट। ये एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट है जो कि हमें बांग्लादेश से फ्रांस से लेना है।
तो फ्रांस से लेने के लिए ये जो है इस डील को अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उस कमेटी ने इस डील को अप्रूवल दे दिया है। तो ये एक यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि राफेल एम जेट हम लोग कौन से कंट्री से लेते हैं, आंसर विल बी फ्रांस। अगर पूछ देगा कि फ्रांस से कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट को रिसेंटली अप्रूवल मिला है, तो उसमें आंसर विल बी राफेल एम जेट। तो ये ऐसा वाइस एंड वर्सा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी तो ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैभव जी, किस चीज़ के मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के मिनिस्टर हैं ये। इन्होंने कहा है कि UIDAI ये बेसिकली है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है आधार से रिलेटेड मैटर देखता है। हमने जान लिया था कि ID और यूनिक ID में डिफरेंस होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब एक इंसान कौन है, उसका नाम क्या है, उसका जो भी डिटेल्स वगैरह है, वो चीज़ जो है ये इनके पास अथॉरिटी है। तो इन्हें अश्विनी वैभव जी ने कहा है कि आप एक नया लॉ लेके आएँ आधार के लिए जो कि कंपैटिबल हो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से, वो कंपैटिबल हो। तो ये एक स्टेटमेंट है जो इनका आया है। हाँ, ये वाला न्यूज़ जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर ये आपको जानना चाहिए कि UK और इंडिया का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग 13th वर्जन जो है अभी चल रहा था। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी गई थी वहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर था। हम लोग एडिटोरियल्स पे आ चुके हैं। तो एडिटोरियल्स आज बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो फर्स्ट एडिटोरियल है, अच्छा एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। इसमें जो राइटर हैं उन्होंने कहा है कॉशन, मतलब अलर्ट रहने के लिए इंडिया को कहा है वाइल डीलिंग विथ चाइना। ये भी हमें पता है रिसेंटली ये जो हुआ है ब्रिक्स समिट कज़ान में, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स समिट अभी तक की हिस्ट्री में है। क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी टेंशन्स थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, वो सब इसमें डीएस्केलेट होते हुए दिखे हैं हमें। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समिट था। हाँ, तो वही इन राइटर का कहना है बेसिकली कि ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में हमें डीएस्केलेशन दिख रहा है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ पीस लौट रही है बॉर्डर पे, पर अब ऐसा नहीं कि सब कुछ रोज़ी रोज़ी समझ लें और मतलब कॉशन हम लोग बरतना भूल जाए, अलर्ट रहना भूल जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंडिया हैज़ ऑलवेज टू बी अलर्ट वाइल डीलिंग विथ चाइना। हमें हमेशा अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस साल मार्च में चाइना ने जो अपना बजट निकाला उसमें डिफेंस बजट में 7.2% का इंक्रीज़ देखने को मिला, जो कि इंडिया से 3 टाइम्स हायर है, लिटरली 3 टाइम्स हायर। तो ये एक तरह से एक तरफ चाइना क्या कर रहा है कि इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कम कर रहा है, हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है कि सब कुछ अच्छा है, और दूसरी तरफ वो अपना डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा रहा है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ है कि इंडिया को ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना है चाइना पे, हमें अलर्ट रहना है। हाँ, ये कहना है राइटर का। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। उसके अलावा ये है, ये पैंडमिक की बात कर रहा है, कोविड-19 को 5 साल हो चुके हैं। तो हाँ, ये उसकी बात है कि हमें क्या क्या लेसन्स मिले, क्रिटिकल लेसन्स यहाँ बताया गया है। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हमें बहुत सारे लेसन्स मिले, तो वो है, पर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ कमियां हैं। तो स्टिल अ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड वर्क लेफ्ट। बस वही बताया है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, दैट्स इट। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है लीगल माइलस्टोन, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। हमें पता है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के कुछ कंडक्ट्स हैं उनके रिस्पॉन्स पे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट सेट किया है कि 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ्स के बीच में कोई भी स्टेट का जो गवर्नर है उसे एक्ट करना होगा।
जो बिल उसके पास आया, जैसे हमें पता है कि मान लीजिए स्टेट असेंबली है, वहाँ से कोई बिल पास होके गवर्नर के पास जा रहा है गवर्नर के अप्रूवल के लिए, तो गवर्नर को जब अपना एसेंट देना है तो गवर्नर के पास चॉइसेस होती हैं कि या तो वो बिल को एसेंट दे दे, या एसेंट ना दे, रोक दे, या फिर उसे प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज दे। तो इस केस में क्या हुआ कि गवर्नर जो है RN रवि, उन्होंने ये पर्टिकुलर बिल जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर से रिलेट कर रहा है, इस बिल को तमिलनाडु का जो असेंबली है उसमें रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया, रिजेक्ट करके अपने पास से। और ये एक हिस्टोरिक चीज़ हुई है कि जो असेंबली है उसने इस बिल को रीअडॉप्ट किया और उसे वापस से भेजा गवर्नर के पास। पर गवर्नर दोबारा से उस बिल को लेने के बाद भी क्या कर रहे थे कि उस बिल को उन्होंने रिजर्व कर दिया, मतलब नहीं रिजर्व नहीं, फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट के पास, फॉरवर्ड कर दिया उनके एसेंट के लिए। तो भाई आपने इसे रिजेक्ट किया, आपने इसे असेंबली में वापस भेजा, ये जब दोबारा में री अडॉप्ट करके आपके पास भेजा गया तो आपको इसे एसेंट देना होगा, ये लिखा हुआ, ये लॉ है। तो कोर्ट ने भी यही बताया है कि ये जो लॉ है ना, आप समझ जाइए कि इसे जो है एसेंट दिया जा चुका है, क्योंकि गवर्नर जो है वो किसी चीज़ को डिले नहीं कर सकते, रोड ब्लॉक बन के नहीं रह सकते हैं। अब हमें पता है कि गवर्नर जो है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, हर स्टेट में गवर्नर होते हैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, गाइड करने के लिए। पर बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पे गाइड और करना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना तो अलग है, ये लोग रोड ब्लॉक बन जाते हैं, दिक्कतें पैदा कर देते हैं, डिले देखने को मिलते हैं। ये लोग खुद से ही खुद की विल पे डिले करते रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सेंटर के जो है ये चमचे होते हैं तो दिक्कत कर देते हैं। हमें बहुत केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। बस उसी के रिस्पॉन्स पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। तो एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक जजमेंट है जो भी आया है ये, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है ये कैच रिवोक पॉलिसी जो कि यूएस गवर्नमेंट की, उससे डील कर रहा है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था, तो आप चाहें तो इसे भी पढ़ लें, कुछ उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसमें था नहीं। हाँ, ये एविएशन डिस्प्यूट, एविएशन सेक्टर जो आजकल बहुत ज़्यादा है न्यूज़ में। पहले वो हमने वायु अधिनियम करके जो एक आया था भारतीय, आई एम सो सॉरी मुझे करेक्ट नाम नहीं याद है, पर हाँ वो कॉलोनियल एक्ट को रिप्लेस करते हुए अधिनियम जो लाया गया था 2024 में, उसकी बात करते हुए बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ी थी। और अभी ये एक और एक्ट है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025। तो हाँ, ये बिल जो है ये क्या करता है, ये लीगल फ्रेमवर्क सेट करता है किस चीज़ के लिए, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए। किसके बीच में, एयरलाइन और लेसर। एयरलाइन का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब एयरलाइन है। लेसर वो लोग होते हैं जो कि लीज पे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, लीज पे तो मतलब टेम्पररी प्रॉपर्टी को देते हैं अपने। तो बस ये लीगल फ्रेमवर्क सेट करता है उसी के लिए। लेसर को जो इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है, एम्पावर किया गया है उन्हें, कि वो अलग अलग मेथड से वो अपने, मान लीजिए उन्होंने कोई एयरक्राफ्ट जो है वो लीज़ पे दे रखा है, एयरक्राफ्ट अपना लीज़ पे दिया है, उसके बदले में वो कुछ तो लेंगे ना, पैसा लेंगे, ड्यूज़ वगैरह। तो मान लीजिए वो जो एयरलाइन है उसने ड्यू अपना पे नहीं किया, उस केस में लेसर जो है वो क्या कर सकता है, वो रीपोजेस कर सकता है एयरक्राफ्ट को, मतलब जो भी चीज़ आपने प्रॉपर्टी दी है उसे आप वापस ले लीजिए, ऐसे टाइप की। मतलब काफ़ी एम्पावर किया गया है इस वाले लॉ में लेसर्स को। तो वही चीज़ है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स इसमें पूरी दी हुई है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यहाँ पे एक हमें स्टेटमेंट दिख रहा है आरबीआई गवर्नर का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीआई के गवर्नर हैं कौन। तो उनका पूरा नाम है संजय मल्होत्रा। इसके अलावा आई गेस ये लास्ट आपका टॉपिक है, वो ये है कि यूएस ने इम्पोज किया है न्यू सैंक्शंस ऑन ईरान। क्यों इम्पोज किया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। हमें पता है यूएस हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस, मतलब ये जो एनपीटी वाले कंट्रीज़ हैं, जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, इन्हें नहीं अच्छा लगता कोई भी दूसरा कंट्री अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता है तो।
अब जैसे हमने भी अपना 1998 में ऑपरेशन विजय, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, हमने भी जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रैक्टिस किया था तब उन यूएस ने हम पे भी काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए थे। तो वही अभी ईरान के साथ भी हो रहा है। ईरान के साथ यूएस के टॉक्स होने वाले हैं, इन लोग का मीट है आपस में सैटरडे को 2-4 दिन बाद। तो देखते हैं क्या होता है। ओमान में ये टॉक्स होने वाले हैं, उससे पहले ही यूएस ने इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पे। तो अब क्या बातचीत होती है हमें आगे देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।